जय हिंद दोस्तों, प्रचंड क्लासेस में आप सभी का स्वागत है। आज हम उत्तर प्रदेश का फरवरी माह का करंट अफेयर देखेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं आज का क्लास। उत्तर प्रदेश का है, तो उत्तर प्रदेश का चौथा कार्यवाहक डीजीपी किसको बनाया गया है? तो ये बनाया गया था जो है प्रशांत कुमार जी को। किसको? प्रशांत कुमार जी को बनाया गया था। ये 1990 बैच के पुलिस IPS अधिकारी हैं, 1990 बैच के, ठीक है। और इन्होंने डीजी कानून व्यवस्था और डीजी आर्थिक अपराध शाखा के पद को संभाला है इससे पहले। अगर इनको हटा के दूसरे को नहीं बनाया गया तो ये मई 2025 तक उत्तर प्रदेश के डीजीपी के रूप में कार्य करेंगे। ओके। ईडा का मेडिकल डिवाइस पार्क गामा विकिरण सुविधा विस्तार करेगा। ईडा यमुना एक्सप्रेसवे औद्योगिक विकास प्राधिकरण, ईडा कहाँ पर है? ग्रेटर नोएडा। तो ग्रेटर नोएडा में मेडिकल डिवाइस पार्क विकसित कर रहा है। कौन? ईडा, ठीक है। तो ये जो है कैंसर देखभाल के लिए गामा विकिरण सुविधा सहित अत्याधुनिक सुविधाओं से सुसज्जित है। ग्रेटर नोएडा में जेवर हवाई अड्डे के पास 350 एकड़ के विशाल क्षेत्र में फैला मेडिकल डिवाइस पार्क नवाचार का प्रतीक बनने के लिए तैयार है। ईडा यूपी औद्योगिक विकास अधिनियम 1976 के तहत बनाया गया था। यह दिल्ली से सटे सबसे उनके संबंधित अधिसूचित क्षेत्रों के व्यवस्थित विकास के लिए बनाया गया है। ओके। इसलिए नेक्स्ट है, उत्तर प्रदेश सरकार आगामी ग्रीष्म ऋतु के दौरान वनाग्नि को रोकने के लिए अलर्ट है। सरकार पहले से ही हाई अलर्ट पर है कि आग से बचाव के उपायों के बारे में जन जागरूकता बढ़ाई जाए। इसके लिए सरकार ने 1 फरवरी से 7 फरवरी तक, ठीक है, फरवरी तक वन अग्नि समूह सप्ताह चलाया, वन अग्नि सुरक्षा सप्ताह चलाया, ठीक है। वन अग्नि सुरक्षा सप्ताह कब से कब तक चला? 1 फरवरी से 7 फरवरी तक। रूस में भारतीय दूतावास में घुसपैठ करने वाला पाकिस्तानी गिरफ्तार हो गया। किसने गिरफ्तार किया है? ये जो है उत्तर प्रदेश की STF ने गिरफ्तार किया है। नेक्स्ट है यूपी बजट 2024-25 मुख्य बिंदु की घोषणाएं क्या हैं? तो देख लीजिए। 5 फरवरी 2024 को उत्तर प्रदेश के वित्त मंत्री सुरेश कुमार खन्ना जी ने राज्य विधानसभा में वित्तीय वर्ष 2024-25 का बजट पेश किया। कुल व्यय कितना है? तो कुल व्यय सरकार करेगी 7,36,437.71 करोड़ रुपया। कितना? 7,36,437.71 करोड़ रुपया। कुल व्यय में से 5,32,655.33 करोड़ रुपये राजस्व खाते के लिए और 2,03,782.38 करोड़ रुपया जो है पूंजी खाते के लिए आवंटित किया गया है। समेकित निधि प्राप्तियों से कुल व्यय घटाने के बाद जो बजट का अनुमान आया है, तो घाटा कितना लगेगा सरकार को? 15,103.89 करोड़। कितना? 15,103.89 करोड़ का घाटा लगेगा। राज्य कृषि विकास योजना में सरकार 200 करोड़ रुपया खर्चा करेगी। विश्व बैंक की सहमति से या सहायता से जो यूपी एग्रीस योजना चल रही है, तो यूपी एग्रीस योजना के लिए 200 करोड़ रुपया आवंटित किए गए हैं। प्रखंडों और पंचायतों में स्वचालित मौसम स्टेशन या स्वचालित वर्षा मापी यंत्र की स्थापना के लिए 60 करोड़ रुपये आवंटित किए गए हैं। निराश्रित महिलाओं की पेंशन जो कि अभी तक 500 रुपये मिल रही थी, उसको बढ़ाकर 1,000 रुपये प्रतिमाह कर दिया गया है। 2023-24 की तीसरी तिमाही तक कुल 31,28,000 निराश्रित महिलाएं इस योजना का लाभ ले रही हैं। ओके। वर्ष 2023-24 के लिए राज्य का बजट 6.90 लाख करोड़ रुपया था। इस बार कितना है? 7 लाख करोड़ से ऊपर है। योजनाओं के लिए जो नई योजनाएं थीं, 6,90,000 में से नई योजनाओं के लिए 32,721 करोड़ रुपया आवंटित किया गया था। नेक्स्ट है उत्तर प्रदेश बजट। नोएडा अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डे के लिए 1,150 करोड़ रुपया आवंटित किया गया है। तो ये याद रखिएगा कि नोएडा अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डे के लिए कितना? 1,150 करोड़ रुपया आवंटित किया गया है 2024-25 के बजट में। 1,150 करोड़ रुपया। इसी के साथ साथ जो है, ये तो अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा होगा। 5 जो है हवाई अड्डे, क्षेत्रीय हवाई अड्डे और बन रहे हैं। कौन कौन? अलीगढ़, आजमगढ़, मुरादाबाद, श्रावस्ती और चित्रकूट। इन 5 जनपदों के नाम अच्छे से याद रखिएगा, ठीक है। चलिए नेक्स्ट है उड़ान योजना। तो उड़े देश का आम नागरिक उड़ान योजना का फुल फॉर्म होता है। इसे 2016 में नागरिक उड्डयन मंत्रालय ने शुरू किया था। क्षेत्रीय कनेक्टिविटी योजना RCS के रूप में इसको
लॉन्च किया गया था। ओके, लखनऊ को 1500 एकड़ की एरो सिटी मिलेगी। लखनऊ को उत्तर प्रदेश के वित्त मंत्री सुरेश खन्ना ने घोषणा किया है कि लखनऊ अपनी एरो सिटी पाने के लिए पूरी तरह से तैयार है। हैदराबाद और दिल्ली के एरो सिटीज़ की तरह यह उन कारपोरेट नेताओं के लिए पसंद का नया गंतव्य होगा जिनका राज्य भर में कहीं भी व्यवसाय है। लखनऊ कानपुर एक्सप्रेसवे जो एरो सिटी के करीब स्थित है उसका चौड़ीकरण किया जाएगा। एरो सिटी नाम इस तथ्य पर आधारित है कि वे सामान्यतः हवाई अड्डों के करीब स्थित होते हैं, इसलिए उस सिटी को क्या कहा जाता है, एरो सिटी कहा जाता है। इसमें बड़े बड़े कारपोरेट घराने के लोग बसते हैं या बड़े बड़े नेता जिनको तुरंत फ्लाइट पकड़ के कहीं आना जाना है, तो ऐसे लोगों को इस सिटी में या इस जगह पर बसाया जाता है। ओके, यूपी में 21 हवाई अड्डे होंगे। मतलब अब जो है उत्तर प्रदेश तीव्र गति से विमान क्षेत्र पर तीव्र गति से जोर देते हुए उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री ने बताया कि राज्य 21 हवाई अड्डों वाला भारत का पहला राज्य बन जाएगा। ठीक है, इसके लिए आगामी नोएडा अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डे के लिए 1150 करोड़ रुपया आवंटित किया गया है। राज्य में पिछले 9 वर्षों में बुनियादी ढांचे का तेजी से विकास हुआ है। 2014 में यूपी में कुल 6 हवाई अड्डे थे। अब राज्य में कितने हवाई अड्डे हो गए हैं, 10, जिसमें से अयोध्या वाला हवाई अड्डा भी शामिल है। लेकिन मार्च 2024 तक ये जो है 5 हवाई अड्डे थे, कहाँ कहाँ वाले, आजमगढ़, अलीगढ़, मुरादाबाद, श्रावस्ती और चित्रकूट वाले, ये भी हवाई अड्डे संचालित हो गए हैं। तो 10 ये, 5 ये, 15 हवाई अड्डे हो गए उत्तर प्रदेश में। और जल्द ही और जो प्रस्तावित हवाई अड्डे हैं उनको लेकर टोटल कितने हवाई अड्डे हो जाएंगे, 21 हवाई अड्डों वाला नंबर 1 का प्रदेश बन जाएगा उत्तर प्रदेश। ठीक है, इसमें से अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डे कितने होंगे, तो इसमें से 5 जो है हवाई अड्डे अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डे होंगे। कौन कौन से, तो एक नोएडा अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा 2024 में ये जो है अभी बन ही रहा है, ठीक, जेवर वाला, तो वो हो गया। दूसरा महर्षि वाल्मीकि हवाई अड्डा अयोध्या में जो है, तो 2 हो गए। कुशीनगर अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा जो कि कुशीनगर में है, 3 हो गए। चौधरी चरण सिंह अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा जो कि लखनऊ में है, 4 हो गए। लाल बहादुर शास्त्री हवाई अड्डा ये वाराणसी में है, तो 5। तो 5 अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डों के साथ में भी उत्तर प्रदेश नंबर 1 पर हो जाएगा। यूपी में पंचायतों की राजस्व प्राप्तियां सबसे ज़्यादा हैं, ये याद रखिएगा। ठीक है, मतलब जो प्रदेश का राजस्व होता है उसमें उस प्रदेश के जो है पंचायतें कितना योगदान कर रही हैं, इसके आधार पर इसको देखा जाता है। तो इस जो है सूची को निकालता कौन है, तो इस सूची को जारी करता है आरबीआई। ठीक है, वित्त मंत्रालय या कुछ और आप मत सोचिएगा, इस सूची को आरबीआई जारी करता है। तो इसने बताया है कि यूपी की जो पंचायतें हैं वो उत्तर प्रदेश को राजस्व प्राप्तियों में सबसे ज़्यादा मदद करती हैं। उदाहरण के लिए आंध्र प्रदेश में पंचायतों के राजस्व प्राप्तियां कितनी हैं, 0.1% केवल, ठीक, जबकि उत्तर प्रदेश में यह कितना है, 2.5%। तो 2.5% राजस्व प्राप्तियां उत्तर प्रदेश करता है अपने पंचायतों से। उत्तर प्रदेश में पंचायतों की संख्या कितनी है, 59,062। उत्तर प्रदेश में ब्लॉक की संख्या कितनी है, 826। और उत्तर प्रदेश में ज़िले कितने हैं, 75। फिर से देख लीजिए, 75 ज़िले हैं, 826 ब्लॉक हैं और 59,062 जो है पंचायतें हैं। यूपी के प्रमुख शहरों का सोलर हब में परिवर्तन, तो प्रमुख शहरों को सोलर हब में परिवर्तित किया जाएगा। तो उत्तर प्रदेश सरकार ने अयोध्या और वाराणसी के साथ साथ राज्य के 17 प्रमुख शहरों को सौर शहरों के रूप में विकसित करने का लक्ष्य रखा है। सरकार अयोध्या को राज्य की पहली सोलर सिटी के रूप में स्थापित करने का प्रयास कर रही है। अयोध्या में पहले से 14 मेगावाट का सौर ऊर्जा उत्पादन हो रहा था, जिसमें अब 40 मेगावाट क्षमता और बढ़ाई जाएगी। ठीक है, 40 मेगावाट का और सौर संयंत्र लगाया जाएगा। चलिए, उत्तर प्रदेश में 10 लाख करोड़ रुपए की परियोजनाएं। ओके, तो ग्राउंड ब्रेकिंग सेरेमनी GBC 4.0 ये क्या होता है, जब जो है बाहर से निवेश के लिए जो अलग अलग सरकारें अलग अलग प्रदेश की जो इन्वेस्टर्स समिट बुलाती हैं, जो है इन्वेस्टर्स समिट बुलाती हैं, जिसमें अलग अलग उद्योगपति बड़े बड़े आते हैं और जो है उनको अपना MOU साइन होता है सरकारों के साथ में कि हम इतना आपके यहाँ पर इन्वेस्ट करेंगे। तो जो MOU साइन होता है उस MOU को धरातल पर उतारने के लिए ग्राउंड ब्रेकिंग सेरेमनी की जाती है। ग्राउंड ब्रेकिंग सेरेमनी जो है आयोजित की जाती है। तो ग्राउंड ब्रेकिंग सेरेमनी उत्तर प्रदेश की 4.0 या 4.0 थी। ठीक, तो इसमें उत्तर प्रदेश सरकार 14,000 परियोजनाओं को शामिल करती है कि 14,000 परियोजनाएं हम लोग 10 लाख करोड़ रुपए के साथ में मतलब 10 लाख रुपए के इन्वेस्टमेंट के साथ में 14,000 परियोजनाओं को धरातल पर उतारने का काम करेंगे।
इस घोषणा करने के लिए तैयार है। इसको जो है सरकार ने ये घोषणा की, जिससे 33.50 लाख रोजगार जो है उत्पन्न होंगे। ठीक, तो इसका जो है अनावरण किसने किया था, या जो है भूमि पूजन इसके लिए किसने किया था, तो पीएम मोदी जी ने। ठीक है, मोदी जी ने इसका भूमि पूजन किया था। ठीक, तो ये जो 10 लाख करोड़ जो इन्वेस्टमेंट किया जाएगा, तो ये कहाँ कहाँ पर किया जाएगा, उत्तर प्रदेश के किस क्षेत्र में, ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। तो इसमें से 52% जो है पश्चिमी उत्तर प्रदेश में किया जाएगा, जिसको पश्चिमांचल कहते हैं। 29% MOU साइन किया गया है पूर्वांचल क्षेत्र के लिए, 14% MOU मध्यांचल क्षेत्र के लिए, और 5% MOU कहाँ के लिए, बुंदेलखंड क्षेत्र के लिए। ठीक, फिर से देख लीजिए, जो 10 लाख करोड़ या 14,000 परियोजनाएँ, तो 14,000 MOU भी हो गए, तो 14,000 MOU जो परियोजनाएँ जो शामिल होंगी, उसमें से 52% कहाँ के लिए, पश्चिमी उत्तर प्रदेश में इन्वेस्ट होगा 10 लाख करोड़ में से, 29% पूर्वांचल क्षेत्र में इन्वेस्टमेंट होगा, 14% होगा मध्यांचल में, और 5% होगा कहाँ पर, बुंदेलखंड में। ठीक है, तो चलिए इसको याद रखिएगा। अब आगे हम लोग बढ़ेंगे। उत्तर प्रदेश ने एस्केलेटर विधेयक और लोकायुक्त संशोधन विधेयक 2024 पारित किया है। तो एस्केलेटर विधेयक के बारे में तो मत पढ़िए, कोई ज़्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है। लोकायुक्त जो विधेयक है उसके बारे में थोड़ा सा चेंज किया गया है। तो ये जो विधेयक 2024 के तहत लोकायुक्त और उप लोकायुक्त का कार्यकाल 8 वर्ष से घटाकर 5 वर्ष कर दिया गया है। अभी तक जो इनका कार्यकाल 8 वर्ष का था, अब इसको 5 वर्ष कर दिया गया। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इसको अच्छे से देख लीजिए, दिया गया है। और इसकी अधिकतम आयु कितनी कर दी गई है, 70 वर्ष कर दी गई है। ठीक है, तो 5 वर्ष का कार्यकाल या 70 वर्ष में से जो पहले पूरा हो जाएगा, जो उनको रिटायर कर दिया जाएगा। उत्तर प्रदेश में निवेश में निम्नलिखित उल्लेखनीय वृद्धि का अनुभव जो है फिल्म, तो ये जो अभी मैंने बताया ना कि जो परियोजनाएं 14,000 से अधिक परियोजनाएं और 10.11 लाख करोड़ का जो इन्वेस्टमेंट किया जा रहा है, उसी के अधीन बताया जा रहा है कि फिल्म सिटी वगैरह के लिए 1,500 करोड़ रुपये और 230 एकड़ भूमि जो है अधिग्रहित की जाएगी। तो वही सब है। UPDIC रक्षा उत्पादन में भारत को आत्मनिर्भर बनाना। ठीक, तो उत्तर प्रदेश रक्षा औद्योगिक गलियारा, UPDIC उत्तर प्रदेश डिफेंस इंडस्ट्रियल कॉरिडोर। ठीक है, उत्तर प्रदेश डिफेंस इंडस्ट्रियल कॉरिडोर UPDIC 24,510.60 करोड़ रुपए के निवेश को आकर्षित कर रहा है। इसका लक्ष्य 41,667 रोजगार उत्पन्न करना है। ठीक है, इसमें इस परियोजना के तहत औद्योगिक गलियारे में अलीगढ़, झांसी, कानपुर, लखनऊ, नोर्थ में ये जो है गलियारा फैला है। औद्योगिक गलियारा मतलब जो डिफेंस औद्योगिक गलियारा है, और यह 8,530 से अधिक रोजगार पैदा करेगा। इसमें जो है IIT BHU और IIT कानपुर मिलकर काम कर रहे हैं। UPDIC के बारे में थोड़ा सा देख लीजिए। उत्तर प्रदेश रक्षा औद्योगिक गलियारा, तो यह एक महत्वाकांक्षी परियोजना है जिसका उद्देश्य भारतीय एरोस्पेस और रक्षा क्षेत्र पर विदेशी निर्भरता को कम करना है। इसका उद्घाटन कब किया गया था, तो 2018 में। इसका उद्घाटन उत्तर प्रदेश रक्षा औद्योगिक गलियारा का उद्घाटन 2018 में किया गया। उत्तर प्रदेश एक्सप्रेस वे औद्योगिक विकास प्राधिकार UPEIDA को विभिन्न अन्य राज्य एजेंसियों के साथ मिलकर इन परियोजनाओं को निष्पादित करने के लिए नोडल एजेंसी बनाया गया। तो इसकी नोडल एजेंसी कौन है, UPDIC की नोडल एजेंसी है UPEIDA। याद रखिएगा, पूछा जाता है एग्जाम में। उत्तर प्रदेश का मेगा निवेश अभियान, वही जो आपको बताया गया कि 10 लाख करोड़ का जो ये लोग इन्वेस्ट करने वाले हैं। हरित उद्योग आधार, हरित उद्योग आधार क्या है, राज्य सरकार 19 फरवरी 2024 को होने वाले ग्राउंड ब्रेकिंग सेरेमनी में उत्तर प्रदेश को हरित उद्योग आधार वाले राज्य के रूप में स्थापित करेगी। उद्योग विभाग नए खिलाड़ियों को आकर्षित करने के लिए अपने सौर, जैव ईंधन और पंप स्टोरेज तथा EV बैटरी पारिस्थितिकी तंत्र को प्रोजेक्ट करेगा। अधिकारियों के मुताबिक यूपी की सौर ऊर्जा उत्पादन क्षमता कितनी हो गई है, 22.38 गीगावाट। कितना, 22.38 गीगावाट उत्तर प्रदेश की जो है सौर ऊर्जा उत्पादन क्षमता है। राज्य एक ग्रीन एनर्जी कॉरिडोर लेकर आ रहा है जिसमें सौर ऊर्जा के उपयोग के लिए 1,54,000 हेक्टेयर भूमि बैंक है। सरकार ने 3600 मेगावाट की क्षमता वाले 6 सौर पार्कों को स्वीकृत किया है। ठीक, तो 6 सौर पार्क और अभी जो है सरकार लगाएगी जिससे 3600 मेगावाट बिजली उत्पादन होगा। तो ये भी अच्छे से पढ़ लीजिए, जो है देख लीजिए। भारत में कुल EV का 25% यूपी में उपयोग किया जाता है। ओके, देखिए यूपी में अकेले 25% उपयोग होता है।
राज्य ने पहले ही 450 से अधिक चार्जिंग स्टेशन लगा रखे हैं। 100 से अधिक पाइपलाइन में और एक्सप्रेस वे सार्वजनिक स्थानों पर इमारतों के किनारे पहले से ही पहचान हो गया है, जो 100 जगह और लगाया जाएगा। ठीक है। राष्ट्रीय हरित हाइड्रोजन मिशन है क्या? इसका नोडल मंत्रालय क्या कौन सा है राष्ट्रीय हरित हाइड्रोजन का? नवीन और नवीकरणीय ऊर्जा मंत्रालय। NGHM के घटक क्या है? तो ग्रीन हाइड्रोजन ट्रांजिशन प्रोग्राम के लिए रणनीतिक क्रियाकलाप। ठीक, तो चलिए नेक्स्ट है हाइड्रोजन तथा हरित हाइड्रोजन में अंतर क्या होता है? तो हाइड्रोजन प्रकृति में सबसे प्रचुर मात्रा में पाए जाने वाला तत्व है। ठीक, ये क्वेश्चन भी पूछा जाता है कि प्रकृति में सबसे ज़्यादा प्रचुर मात्रा में पाया जाने वाला तत्व कौन सा है? तो हाइड्रोजन है। तो ठीक है, लेकिन ये स्वतंत्र रूप से नहीं पाया जाता है। तो इसके लिए क्या किया जाएगा? इसके लिए अक्षय नवीकरणीय ऊर्जा रीडेवलप जो रिसाइक्लिंग एनर्जी होती है द्वारा संचालित विद्युत अपघटनी इलेक्ट्रोलाइजर का उपयोग करके इलेक्ट्रोलिसिस विद्युत अपघटन नामक विद्युत प्रक्रिया के माध्यम से जल के विभाजन द्वारा ग्रीन हाइड्रोजन तैयार किया जाता है। किसके द्वारा? जल्दी से देख लीजिए। RE द्वारा संचालित विद्युत अपघटनी इलेक्ट्रोलाइजर का उपयोग करके इलेक्ट्रोलिसिस विद्युत अपघटन नामक विद्युत प्रक्रिया के माध्यम से जल के विभाजन द्वारा ग्रीन हाइड्रोजन बनाया जाता है। देखिए, हाइड्रोजन 3 प्रकार से बनाए जा सकते हैं। तो एक हो जाएगा ग्रे हाइड्रोजन। कब? नेचुरल गैस गई और हाइड्रोजन बना लिया गया, और गैस को जो है जो CO2 है उसको हवा में जब फेंक दिया गया तो वो कहा जाएगा ग्रे हाइड्रोजन। जब नेचुरल गैस को लेकर हाइड्रोजन बनाया जाएगा और CO2 को ज़मीन में दबा दिया जाएगा तो वो कहलाएगा ब्लू हाइड्रोजन। लेकिन जब ग्रीन इलेक्ट्रिसिटी लेकर और वाटर को जो है कंप्रेस करके इलेक्ट्रोलिसिस विधि द्वारा हाइड्रोजन बनाया जाएगा और केवल O2 गैस मतलब ऑक्सीजन को हवा में छोड़ा जाएगा, CO2 नहीं छोड़ा जाएगा, तो वो क्या कहलाएगा? ग्रीन हाइड्रोजन, जिससे बिल्कुल भी जो है पर्यावरण को नुकसान नहीं होगा। प्रधानमंत्री कल्की धाम मंदिर की नींव रख चुके हैं। कब? फरवरी में संभल जिले में इन्होंने नींव रखा है। पश्चिमी विक्षोभ से उत्तर प्रदेश में बारिश की संभावना बनी है। तो ये हुई थी बारिश। आइए थोड़ा सा देख लेते हैं IMD, भारतीय मौसम विज्ञान विभाग। IMD की स्थापना 1875 में हुई थी। यह भारत सरकार के पृथ्वी विज्ञान मंत्रालय की एक एजेंसी के रूप में कार्य करता है। इसका मुख्यालय नई दिल्ली है। देखिए, मौसम विभाग मत बता दीजिएगा, ये पृथ्वी विज्ञान मंत्रालय के अंतर्गत काम करता है। मुख्यालय नई दिल्ली में। ठीक है। उत्तर प्रदेश ने एस्मा लागू किया। एस्मा क्या है? तो ये जो है उत्तर प्रदेश सरकार ने 6 महीने की अवधि के लिए सभी राज्य सरकार के विभागों, निगमों और प्राधिकरणों में सरकारी कर्मचारियों द्वारा हड़ताल पर प्रतिबंध लगाते हुए आवश्यक सेवा अनुरक्षण अधिनियम ESMA 1968 लागू किया। कि मतलब 6 महीने तक जो है कोई भी सरकारी कर्मचारी हड़ताल नहीं कर पाएगा। उसको क्या कहा गया था? एस्मा। ठीक है। यूपी को वर्ष 2000 से 2017 की तुलना में 2019-23 में 4 गुना अधिक FDI प्राप्त हुआ है। तो पिछले 6-7 वर्षों में राज्य की छवि बदली है। इससे 7 वर्ष पहले यूपी देश का बीमारू राज्य था। तो बीमारू किसे कहते हैं? बीमारू मतलब बीमार वाला नहीं होता। बीमारू में कौन कौन से राज्य आते हैं? देखो, BI से बिहार, MA से मध्य प्रदेश, ठीक है, R से राजस्थान और U से उत्तर प्रदेश। तो बिहार, मध्य प्रदेश, राजस्थान और उत्तर प्रदेश को मिलाकर क्या कहा जाता था? बीमारू राज्य। इन चारों को बीमारू राज्य समझा जाता है। क्यों? क्योंकि जो उन राज्यों के समूह हैं जो ऐतिहासिक रूप से आर्थिक तथा सामाजिक संकेतकों में हमेशा पिछड़े रहते थे। अब उत्तर प्रदेश इनसे बाहर निकल आया है। इन राज्यों में विशेषता उच्च स्तर की गरीबी, कम साक्षरता दर और खराब बुनियादी ढांचा है। तो इससे अब उत्तर प्रदेश बाहर निकला है। उत्तर प्रदेश का बुनियादी ढांचा बहुत अच्छे से जो है अच्छा और डेवलप किया जा रहा है। चलिए, FDI और FPI में हम लोग अंतर समझ लेते हैं। तो FDI क्या होता है? किसी दूसरे देश में स्थित व्यवसायों और संपत्तियों में विदेशी संस्थाओं, व्यक्तियों द्वारा किया गया निवेश। जैसे हमारे यहाँ कोई कंपनी है, उसमें विदेशी आदमी कोई निवेश करे तो हो जाएगा FDI। FDI के अंतर्वाह हेतु मार्ग क्या क्या है? तो स्वचालित मार्ग है कि किसी पूर्व सरकारी स्वीकृति की आवश्यकता नहीं है। स्वचालित वाले में सरकारी स्वीकृति नहीं लेनी पड़ती है। और गैर महत्वपूर्ण क्षेत्रों में, बहुत महत्वपूर्ण है तो उस क्षेत्र में 100% तक FDI अलाउ है। सरकारी मार्ग से कैसे आ सकते हैं? तो कुछ क्षेत्रों या विशिष्ट सीमा से ऊपर के निवेश के लिए आवश्यक है सरकारी मार्ग। और उद्योग और आंतरिक व्यापार संवर्धन विभाग DPIIT और RBI द्वारा यह प्रशासित किया जाता है। स्वचालित और सरकारी रूट के माध्यम से स्वीकृति के उदाहरण देख लीजिए।
जैसे आपको बैंकिंग में इन्वेस्ट करना है तो निजी क्षेत्र की बैंकिंग है उसमें इन्वेस्ट करिए तो 49% तक आपको कोई नहीं पूछेगा, 49% स्टॉक आप खरीद लीजिए, ठीक है। लेकिन 49% से ऊपर और 74% के नीचे जो है, 74% से ऊपर तो ले नहीं सकते हैं एफडीआई बैंकिंग में, तो 74% से नीचे और 49% से ऊपर करना होगा तो सरकार का जो है उसमें हस्तक्षेप होगा और सरकार से आपको राय लेनी पड़ेगी, सरकार जो कहेगी उसे मानना पड़ेगा, तब आप ले सकते हैं स्टॉक। रक्षा क्षेत्र में 74% तक एफडीआई आप स्वायत्त ले सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। 74% से ऊपर के एफडीआई जो है लेना है तो सरकारी हस्तक्षेप होगा और सरकार उसमें आपका खोजबीन करेगी। हेल्थ केयर क्षेत्र में ये ब्राउन फील्ड है तो 74% तक एफडीआई फ्री मतलब स्वायत्त है और 74% से ऊपर अगर लेंगे तो सरकार से मिलकर सरकार की अनुमति लेकर लेना होगा। दूरसंचार सेवाओं में 49% तक स्वायत्त है, 49% से अधिक के लिए सरकारी सहायता लेना पड़ेगा या सरकार से पूछताछ अपना करवाना पड़ेगा। निवेश विदेशी निवेश संवर्धन बोर्ड FIPB वित्त मंत्रालय के अंतर्गत आता है। एफडीआई प्रस्तावों को संसाधित करने के लिए जिम्मेदार है। विदेशी निवेश सुरक्षा पोर्टल FIFP द्वारा सुविधा प्रदान की गई। सरकार की मंजूरी के लिए सिफारिशें करना इसका काम है। देखिए कुछ रूल हैं एफडीआई के लिए। क्या रूल है? तो भारत सरकार ने बताया है कि भारत से मिले जो भारत की अपनी बाउंड्री है तो उससे मिले हुए जो देश हैं उनसे अगर एफडीआई हमको लेना है तो सरकार की पूर्ण स्वीकृति अनिवार्य होगी। मतलब उनके बिना, सरकार के स्वीकृति के बिना 1 रुपये की एफडीआई कोई कंपनी नहीं ले सकती। तो इसमें कौन कौन से देश आ जाएंगे? चीन, बांग्लादेश, पाकिस्तान, भूटान, नेपाल, म्यांमार और अफगानिस्तान। इसमें से अफगानिस्तान, म्यांमार, नेपाल, भूटान से तो कोई खतरा बांग्लादेश से हम था ही नहीं। चीन एफडीआई में हमारे यहाँ कंपनियों में बहुत निवेश कर रहा था, तो इसलिए चीन और पाकिस्तान तो हमारा दुश्मन कंट्री है, तो उसको इन दोनों को रोकने के लिए जो भारत ने ऐसा नियम बनाया था। भारत में शीर्ष एफडीआई स्रोत जो है 22 देश में कौन कौन से थे? तो 22 देश में शीर्ष एफडीआई स्रोत थे मॉरिशस, सिंगापुर, अमेरिका, नीदरलैंड, जापान। और एफडीआई कहाँ पर सबसे ज़्यादा जो है, किस क्षेत्र में सबसे ज़्यादा एफडीआई मिले? तो सेवा क्षेत्र में, कंप्यूटर सॉफ्टवेयर, व्यापार, दूरसंचार और ऑटोमोबाइल क्षेत्र में, ठीक है। अब आइए देख लेते हैं एफपीआई क्या होता है। विदेशी पोर्टफोलियो निवेश, यह वित्तीय संपत्तियों में विदेशी व्यक्तियों, संस्थानों या निधियों द्वारा किए गए निवेश है। फ्लाई बॉय नाइट या हॉट मनी के नाम से भी जाना जाता है। अच्छा, हम सीधे शब्दों में बता दे रहे हैं क्या होता है अंतर। एफडीआई क्या होता है कि कोई कंपनी है, उसका आप जो है कुछ प्रतिशत हिस्सा खरीद लीजिए, ठीक है, और नफ़ा नुकसान, मालिकाना हक सब इसमें जताइए एफडीआई में। लेकिन एफपीआई में क्या है, इसमें जो है आप कुछ रुपये इन्वेस्ट कर देंगे और वो कंपनी आपको जो है कुछ परसेंटेज के हिसाब से, कुछ परसेंट मुनाफे के हिसाब से या ब्याज दर के हिसाब से आपको जो है लौटा देगी आपका रुपया, ठीक है। तो इसमें मालिकाना हक नहीं होता है कुछ, और इसमें थोड़ा सा मालिकाना हक भी मिल जाता है या आप उस कंपनी के स्टेक होल्डर हो जाते हैं, ठीक है। यही दोनों में मेन अंतर है। देखिए इसमें क्या होता है, स्टॉक और बॉन्ड खरीदे और बेचे जाते हैं, ठीक। अच्छा, यहाँ पर अंतर दिया हुआ है तो आइए हम लोग देख लेते हैं। तो एफपीआई निवेश की प्रवृत्ति क्या होती है, प्रकृति? तो ये दीर्घकाल के लिए एफडीआई निवेश किया जाता है। एफपीआई क्या होता है, अल्पकालिक होता है। उद्देश्य क्या होता है, दूसरे देश में दीर्घकालिक निवेश। जैसे अमेरिका में एक कंपनी है, अपने यहाँ के अंबानी जी उठेंगे और अमेरिका की उस कंपनी का 50% स्टेक खरीद लिया, ठीक है, ये दीर्घकालिक हो गया। लेकिन हमने क्या किया कि उस कंपनी का कुछ शेयर खरीद लिया, तो वो हो गया एफपीआई, ठीक है। निवेश जो है, हम शेयर ज़्यादा दिन के लिए तो खरीदेंगे नहीं, तो जल्दी से खरीदे, तो शाम को हमको मुनाफा होने लगा तो बेच दिए, तो ये हो जाएगा एफपीआई। नियंत्रण, महत्वपूर्ण निवेशित इकाई होती है ये, और ये जो है जो है यहाँ पर कोई आपका नियंत्रण वहाँ पर नहीं होता है। निवेश के लिए तो यहाँ पर मूर्त संपत्ति जैसे कारखाने और भवन में निवेश करेंगे, ठीक है, और यहाँ पर स्टॉक और बॉन्ड में निवेश किया जाता है एफपीआई में। रिटर्न, तो यहाँ लाभ, लाभांश और पूंजी अधिमूल्यन जो है रिटर्न में आपको मिलता है। यहाँ पर क्या होता है, लाभांश मिलता है या ब्याज और पूंजी अधिमूल्यन यहाँ पर भी एफपीआई में होता है। नीति विनियमन, तो सरकार की नीतियाँ और क्षेत्र विशिष्ट नियम जो है इसमें होते हैं एफडीआई लेने के लिए। लेकिन यहाँ पर जो नियम होते हैं बहुत लचीले और आसान होते हैं एफडीआई के लिए। अर्थव्यवस्था पर प्रभाव क्या पड़ता है, तो रोजगार सृजन होता है एफडीआई से, प्रौद्योगिकी हस्तांतरण और आर्थिक विकास होता है। लेकिन एफपीआई से अल्पकालीन तरलता प्रदान होती है और शेयर बाजार को प्रभावित करता है। ओके, तो ये जो है दोनों में अंतर हो गया। नेक्स्ट है, आगरा की जामा मस्जिद का नाम बदल दिया गया है और क्या रख दिया, जामा मस्जिद मेट्रो स्टेशन का नाम बदलकर मनकामेश्वर मंदिर रख दिया गया है, ठीक है। उत्तर प्रदेश के किसानों की मांग पर विचार करने हेतु समिति का गठन किया गया। कौन से किसान, तो जो नोएडा, ग्रेटर नोएडा और यमुना एक्सप्रेसवे के क्षेत्रों में जिन किसानों की ज़मीन अधिग्रहित की गई थी, तो उन किसानों की कुछ मांग थी सरकार से, तो उस मांग के लिए जो है एक समिति का गठन किया गया। क्या मांग थी, ये किसान चाहते थे कि हमें जो है इन गाँव के किसान पिछले 2 महीने से 64.7% बढ़े हुए भूमि मुआवजे
और अपने परिवारों के लिए बेहतर पुनर्वास सुविधा, वाणिज्यिक उद्देश्यों के लिए आवासीय भूखंडों का उपयोग करने की अनुमति, अपने बच्चों के लिए नौकरी तथा बेहतर स्वास्थ्य सुविधाओं के लिए मांग कर रहे हैं और जो सरकार की नीतियाँ थी उसका विरोध कर रहे थे। तो इसी के लिए जो है एक समिति का गठन किया सरकार ने। उत्तर प्रदेश विकास परियोजनाओं के लिए CSR फंड उपयोग करेगा। तो CSR फंड क्या होता है? C से हो गया कारपोरेट, S से सामाजिक या सोशल, और R से क्या हो जाएगा? R से हो जाएगा आपका रिस्पॉन्सिबिलिटी। ठीक है, उत्तरदायित्व। तो कारपोरेट सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी। ठीक है, CSR भंडार को बढ़ाने के लिए उत्तर प्रदेश ने कारपोरेट की ओर रुख किया है। ये होता क्या है? तो देख लीजिए, सीधी सी बात है, जो कारपोरेट बड़ी बड़ी कंपनियां होती हैं, सरकार क्या चाहती है कि आप जनता से ही तो कमा रहे हैं। ठीक, तो जनता के लिए आप कुछ खर्चा भी कीजिए, या जो है आपकी बड़ी बड़ी कंपनियां जब चलती हैं तो बहुत पर्यावरण प्रदूषण होता है, वायु प्रदूषण होता है। तो आप समाज को तो इतना प्रदूषण दे रहे हैं और समाज को आपसे क्या लाभ हो रहा है? कुछ नहीं। तो उसके लिए कंपनियां कुछ अपना जो लाभ का प्रतिशत होता है वो निकालें, सरकार को दें, और सरकार उनको अलग अलग योजनाओं पर जो समाज से पिछड़े गिरे लोग हैं उनके लिए खर्चा करे। सीधा सा यही मतलब होता है। तो इनको आइए हम लोग थोड़ा सा टेक्निकल ढंग से पढ़ लेते हैं। उत्तर प्रदेश उन शीर्ष 5 राज्यों में से है जो कंपनियों से CSR फंड का अधिकांश हिस्सा लेता है। कंपनी अधिनियम 2013 के तहत, कंपनी अधिनियम, ये याद रखिएगा, कंपनी अधिनियम 2013 के तहत धारा 135 कुछ कंपनियों को पिछले 3 वर्षों से अपने औसत मुनाफे का 2%, कितना? 2% CSR गतिविधियों के लिए आवंटित करना होगा। राज्य ने CSR फंड के माध्यम से बड़े पैमाने पर निजी क्षेत्र की अग्रणी कंपनियों के योगदान को भी स्वीकार किया है। वर्ष 2014-15 में कंपनियां जो है यूपी के CSR फंड 148 करोड़ रुपया था, जो कि 17-18 में 435 करोड़ रुपया हो गया। 2021-22 में यूपी का CSR फंड 1321 करोड़ रुपया हो गया, और 2022-23 में 1500 करोड़ रुपया हो गया। अब सोचिए 2014-15 में कितना था? 2014-15 में अखिलेश जी की गवर्नमेंट में ये जो है कंपनियों से 148 करोड़ रुपया लेते थे CSR फंड के रूप में। अब वही जो योगी गवर्नमेंट है 2022-23 में ये जो है कितना कर ली है? 1500 करोड़ रुपया ले रही है। ठीक है, तो आप यहाँ देख सकते हैं कि कारपोरेट कंपनियों को ज़्यादा फायदा कौन करवा रहा था? इतना ज़्यादा कंपनियां तो बढ़ नहीं गई हैं। ठीक है, तो जो कंपनियां पहले से थी उन्हीं कंपनियों से लिया जा रहा है फंड। तो इसका मतलब जो पिछली गवर्नमेंट थी वो माफ़ कर रही थी कंपनियों को, है ना? तभी तो नहीं आ रहा था। कहाँ 148 करोड़ और कहाँ 1500 करोड़, है ना? 10 गुने से थोड़ा सा ज़्यादा, 10 गुने से भी ज़्यादा इसका फ़र्क है। कारपोरेट सामाजिक उत्तरदायित्व, इसमें क्या क्या आते हैं? 4 प्रमुख उत्तरदायित्व हैं। पर्यावरणीय उत्तरदायित्व, पर्यावरण के प्रति जो उत्तरदायी होता है। नैतिक उत्तरदायित्व, परोपकारी उत्तरदायित्व और आर्थिक उत्तरदायित्व। कारपोरेट कंपनियों का ये 4 उत्तरदायित्व बनते हैं। कंपनी अधिनियम 2013 के अंतर्गत कारपोरेट सामाजिक उत्तरदायित्व प्रावधान उन कंपनियों पर लागू होते हैं जिनका वार्षिक कारोबार 1000 करोड़ रुपये या उससे अधिक हो, जिनकी कुल संपत्ति 500 करोड़ रुपये या उससे अधिक हो, या जिनका शुद्ध लाभ 5 करोड़ रुपये या उससे अधिक हो। तो देखिए, अगर कारोबार 1000 करोड़ या उससे अधिक हो तब लगेगा कारपोरेट टैक्स, कुल संपत्ति 500 करोड़ या उससे अधिक हो तो कारपोरेट टैक्स लगेगा, या कुल शुद्ध लाभ आपका वार्षिक शुद्ध लाभ 5 करोड़ या उससे अधिक हो तो कारपोरेट टैक्स लगेगा। ठीक है, कितना लगेगा? 2% लगेगा, लाभ का 2%। कंपनी अधिनियम 2013, ये जो है कंपनी अधिनियम 1956 को प्रतिस्थापित करता है और 2013 लागू होता है। उत्तर प्रदेश में जल्द ही 21 हवाई अड्डे होंगे, वो आपको बताया गया। ठीक है, तो 2014 में उत्तर प्रदेश में केवल 6 हवाई अड्डे थे, यह भी हम आपको पढ़ा चुके हैं। चलिए, तो आपका फरवरी माह का उत्तर प्रदेश का करंट अफेयर यहाँ पर समाप्त होता है। अगर आपको ये सीरीज अच्छी लग रही हो तो आपसे निवेदन है कृपया चैनल को सब्सक्राइब कर दें और बेल आइकन को दबा दें, अपने दोस्तों के साथ शेयर करें और हमें सहयोग करें। मिलेंगे मार्च माह के करंट अफेयर के साथ में, तब तक के लिए नमस्कार, बहुत बहुत धन्यवाद।